मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है संविधान। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान किसी भी देश की किसी भी देश की वह सर्वोच्च विधि होती है जिसके द्वारा उस देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान राज्य के मूलभूत आदर्शों एवं आकांक्षाओं के साथ आकांक्षाओं के साथ राज्य एवं नागरिकों के बीच संबंधों को भी निर्धारित होता है। करता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान उनका जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कहा जाता है। अच्छा, तो संविधान के बारे में क्या है कि संविधान किसी भी देश की वह सर्वोच्च विधि होती है जिससे क्या होता है, उस देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था चलती है। संविधान राज्य के जो मूलभूत आदर्श होते हैं और आकांक्षाएं होती है, उसके साथ साथ राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को भी निर्धारित करता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को 31 दिसंबर 1600 को स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ पंद्रह वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। तो इससे इस
इस सेंटेंस से क्या हमें समझ में आ रहा है कि इंग्लैंड की जो तत्कालीन महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार कर सकती है, यानी 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार प्रशासन को व्यापार व प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर अनेक अधिनियम पारित किए गए। अनेक अधिनियम पारित किए गए। तो इस सेंटेंस से हमें क्या समझ आ रहा है कि ईस्ट इंडिया किस तरह व्यापार करती थी, उसका प्रशासन कैसा होता था। इसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर अनेक अधिनियम पारित किए गए। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत तो इसमें पहला क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। उसके बाद
चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853, उसके बाद चार्टर एक्ट 1853। तो भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इस तरह हुआ। पहला था रेगुलर एक्ट 1773, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा चार्टर एक्ट 1793 और नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1813, नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1833 और नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1853। अब आता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत तो इसमें आता है पहले भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, 1858। नेक्स्ट आता है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1861। नेक्स्ट आता है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1892। नेक्स्ट भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, 1909। नेक्स्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, 1919। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंट बेटन योजना, इसको क्या बोलते हैं? माउंट बेटन योजना। अच्छा, भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किस तरह हुआ है, उसमें ये अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919
भारत शासन अधिनियम 1935 और लास्ट में आता है भारतीय संविधान अधिनियम 1947, जिसको माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय प्रतिनिधियों से निर्मित भारतीय प्रतिनिधियों से निर्मित भारतीय प्रतिनिधियों से निर्मित एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। संविधान में उल्लिखित अधिकांश प्रावधानों संविधान में उल्लिखित अधिकांश प्रावधानों प्रोविजंस का विकास भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ है। भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ है। तो भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह हुआ? भारतीय प्रतिनिधियों से निर्मित एक जो संविधान सभा थी उसके द्वारा हुआ है। भारतीय प्रतिनिधियों से निर्मित एक संविधान सभा के द्वारा। उस संविधान में जो भी अधिकांश प्रावधान हैं उनका विकास भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ है। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या है? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति सीक्रेट
कमेटी। की अनुशंसा पर अनुशंसा पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया। अच्छा, उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने गोपनीय समिति बनाई, सीक्रेट कमेटी। उसकी अनुशंसा पर 1773 ईस्वी में जो पारित हुआ एक्ट, उसको क्या बोला? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। परिणाम स्वरूप मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हुए। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अच्छा, इस अधिनियम के द्वारा क्या परिवर्तन हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब इससे क्या परिणाम निकला? जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। नेक्स्ट, उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया।
निर्माण किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रहा गया, जिसका कार्यकाल कितना रह गया, 5 वर्ष, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। अच्छा, इस पॉइंट से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, उसकी सहायता के लिए क्या हुआ, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण हुआ और जिसका कार्यकाल कितना रखा गया, 5 वर्ष। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है। इसके अंतर्गत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अच्छा, इस पॉइंट से हमें क्या जानकारी मिल रही है कि जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वो कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने उपहार लेने तथा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा, इस अधिनियम का और क्या परिणाम निकला, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, उपहार लेने और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था। और तीन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था। अच्छा, इस अधिनियम का एक और क्या पढ़ाऊँगा, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था। नेक्स्ट, सर एलिजा इम्पे कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय के कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अन्य तीन न्यायाधीश चेम्बर्स, लेमेस्टर हाइड थी। अच्छा, तो कलकत्ता स्थित जो उच्चतम न्यायालय था, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। अन्य तीन न्यायाधीश कौन थे? चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें पहला सेंटेंस क्या है? इस अधिनियम का शीर्षक था, इस अधिनियम
इस अधिनियम का शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। अधिकाराधीन क्षेत्र। अतः भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र हो। अतः भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र हो। कंपनी के अधीन क्षेत्र हो। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। इस प्रकार यह कंपनी नियंत्रित भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था। ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था। पहला वैधानिक दस्तावेज था। अच्छा, इसको हमसे क्या जानकारी मिल रही है कि जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट था 1784, इसका शीर्षक क्या था? भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। अतः भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। इस प्रकार यह कंपनी नियंत्रित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज निकला। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत कंपनी की व्यापारिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को
राजनीतिक गतिविधियों को पृथक कर दिया गया। तथा राजनीतिक गतिविधियों को देखरेख के लिए इंग्लैंड में राजनीतिक गतिविधियों की देखरेख के लिए इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत और क्या परिवर्तन हुआ? व्यापारिक कंपनी की व्यापारिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को पृथक कर दिया गया तथा राजनीतिक गतिविधियों की देखरेख के लिए इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। नेक्स्ट है नियंत्रक मंडल की अनुमति के बिना नियंत्रक मंडल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय राजा के साथ किसी भी भारतीय राजा के साथ युद्ध व संधि करने की अनुमति नहीं थी। युद्ध व संधि करने की अनुमति नहीं थी। अच्छा, तो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया कि नियंत्रक मंडल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल किसी भी भारतीय राजा के साथ युद्ध व संधि करने की अनुमति नहीं मिलती थी। यानी कि नियंत्रक मंडल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल किसी भी भारतीय राजा के साथ न तो युद्ध कर सकता है और न ही संधि कर सकता है। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट
चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम के माध्यम से इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1793 से क्या हुआ? जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने की व्यवस्था की। वेतन देने की व्यवस्था की गई। अच्छा, चार्टर एक्ट 1793 का परिणाम क्या निकला कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों को आप भारतीय राजस्व से वेतन दे सकते हैं। नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था। चार्टर एक्ट 1893। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट 1813 इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
परंतु चाय के व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बनाए रखा गया। कंपनी का एकाधिकार बनाए रखा गया। तो भाई चार्टर 1893 ने क्या किया कि भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा। अच्छा, फिर समझते हैं इसको। चार्टर 1813 के द्वारा ये कहा गया कि भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया है तथा वह चाय का व्यापार कर सकती है और चीन के साथ व्यापार करने का उसके पास एकाधिकार रख सकती है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा के प्रसार के लिए पहली बार 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रदान किया गया। प्रदान किया गया। अच्छा, तो चार्टर एक्ट 1893 की धारा 13 की धारा क्या क्या प्रावधान आया? उसमें दूसरा प्रावधान है कि शिक्षा के प्रसार के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि का प्रावधान रखा गया। शिक्षा के प्रसार के लिए पहली बार 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया। प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। इसके साथ ब्रिटिशों को भारत में बसने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके साथ ब्रिटिशों को
भारत में बसने का अधिकार प्रदान किया गया। अच्छा, तो चार्टर एक्ट 1813 से एक और क्या प्रावधान आया कि भारत में ईसाई मिशनरियाँ धर्म का प्रचार कर सकती हैं, और एक और प्रावधान आया कि ब्रिटिश जो है भारत में बस सकते हैं। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति, ब्रिटिशों को भारत में बसने का अधिकार।